नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले हमने पढ़ा था अपवर्तन सूत्र की व्युत्पत्ति या किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन की व्याख्या के बारे में। तो आज अपने बात करने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति या दूसरे शब्दों में कहीं तो गोलीय लेंस से अपवर्तन की व्याख्या। जी, यहाँ पे ये जो गोलीय लेंस अपवर्तन की व्याख्या है, ठीक है, ऐसा ही एक सिमिलर वर्ड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और उसमें ये था गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन, और यहाँ पे है गोलीय लेंस से अपवर्तन। जी हाँ, ये कंफ्यूज करने वाला विषय हो सकता है। गोलीय लेंस से अपवर्तन, इसका मतलब आपको लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति करना होता है, और यदि यहीं पे आ जाए एग्जाम में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, तो उस केस में आपको अपवर्तन सूत्र की व्युत्पत्ति करना होता है। तो जी, ये कंफ्यूजेबल शब्द, इसको आप ध्यान में रखोगे किस प्रकार विषय पूछा गया है, कहाँ आपको लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है और किस केस में आपको अपवर्तन सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। तो लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है अपवर्तन सूत्र की, और अपवर्तन सूत्र कल हमने बात की थी और उसको हमने ये भी समझा था कि इस इक्वेशन को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र में। तो मैं क्विकली एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपने पास जो अपवर्तन सूत्र होता है उसका यूज कैसे होता है। उसके लिए अपने पास कुछ ऐसी कंडीशन थी कि ये एक अपवर्तक पृष्ठ N1 माध्यम, ये N2 अपवर्तनांक का माध्यम। यूज करने का तरीका ये होता है, आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब दूरी माइनस पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक बटे बिंब दूरी इज इक्वल, ये ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है यानी कि N2 माइनस N1 और बटे उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये सिंपल यूज में लेने का एक तरीका होता है। इसी सूत्र को हम अब यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र में, और इसी सूत्र के द्वारा हम व्युत्पत्ति करेंगे लेंस मेकर सूत्र की। तो आइए बात कर लेते हैं लेंस मेकर सूत्र की। तो सपोज दैट ये अपने पास लेंस का एक पृष्ठ हो गया, ये इसका मुख्य एक्स हमने मान लिया, और यहाँ पे हमने एक बिंब रखा है बिंदु ए पर। तो ए से प्रकाश किरणें हर संभव दिशाओं में जाएंगी। एक प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी, और यहाँ पे लेंस का अपने एक मुख्य बिंदु मान लो, मध्य बिंदु, जिसको प्रकाश के केंद्र O कहते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष से होते हुए जा रही है, प्रकाश के केंद्र से गुजरेगी, तो ये बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है कुछ इस प्रकार से। ओके, एक अन्य और प्रकाश किरण इस अपने गोलीय लेंस के एक पृष्ठ को नाम दे देंगे P, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ Q, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P डैश। यानी कि अपने पास एक गोलीय लेंस का प्रथम पृष्ठ है P Q P डैश। इस पृष्ठ के ऊपर यहाँ बिंदु A से एक प्रकाश किरण आती है कुछ इस प्रकार से, और यह इस पॉइंट M पर आकर आपतित होती है कुछ इस प्रकार से। यदि आप इस गोले की बात करो तो इस गोले का केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे होगा, जिसको मैं नाम देता हूं, ये पहला पृष्ठ था तो मैंने इसको नाम दे दिया C1, क्योंकि ये इस गोले का केंद्र बिंदु है, इसका वक्रता केंद्र होगा। तो इस M पॉइंट पे यदि आप अभिलंब खींचते हो तो वो अभिलंब इस वक्रता केंद्र C1 से गुजरेगा, यानी कि इस प्रकार से एक अभिलंब खींचा जाएगा जो M और C को मिला करने वाला है। तो अब इससे पहले का जो माध्यम था वो तो हवा मान लिया, जिसका अपवर्तनांक अपने ले लिया N1। अब आगे ये लेंस है, सपोज दैट ये कांच का बना हुआ है, तो ये एक अन्य माध्यम बन जाएगा जिसका अपवर्तनांक अपने मानेंगे N2। इस कांच का अपवर्तनांक हम N2 मानने वाले हैं। तो ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये तो था इसका अभिलंब जो M और C1 को मिलाने वाला था, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी कुछ इस प्रकार से संतुलित हो जाएगी, और यहां आकर के
दो अपवर्तित किरणों का मिलान होगा। दो अपवर्तित किरणें कौन कौन सी? एक तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर से आ रही थी और दूसरी ये अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे बनेगा एक प्रतिबिंब और इसका मैं नाम दे देता हूं बी डैश। अभी ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब हम इसके आगे एक पृष्ठ और जब लगाएंगे, लेंस का जो अंतिम पृष्ठ लगाएंगे, द्वितीय पृष्ठ, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब होगा। तो लेकिन फिलहाल अपनी बात कर लेते हैं इस पृष्ठ की, और इस पृष्ठ के लिए आपको अपवर्तन सूत्र अप्लाई करना है। जी हाँ, अपवर्तन सूत्र जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इस पृष्ठ के लिए ये जो अपने पास पृष्ठ है पी क्यू पी डैश, इसके लिए बिंब कहाँ रखा हुआ है? बिंदु ए पे है। इसका प्रतिबिंब, इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बना है? बी डैश पे बना है। तो मैं इस डिस्टेंस को फिलहाल मान लेता हूं बिंब दूरी u और बी डैश तक की दूरी को मैं फिलहाल मान लेता हूं प्रतिबिंब दूरी v डैश। जी, अंतिम प्रतिबिंब नहीं है ये, इस दूरी को हमने v डैश मान लिया है और इसकी वक्रता त्रिज्या मान लो r1, कैपिटल R1, जो कि O से लेकर के C1 तक की डिस्टेंस होगी। तो इस दूरी को आप मान लोगे R1। जी, ऐसा कुछ अपने पास है। तो बात कर लेते हैं इस पृष्ठ की, इसके ऊपर हमें अपवर्तन सूत्र अप्लाई करना है। तो पृष्ठ था अपने पास कौन सा? पी क्यू पी डैश। पी क्यू पी डैश के लिए, इसके लिए बिंब दूरी की बात करें तो ओ ए होगा, जो कि u बन जाएगा। प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो वो O से लेके B डैश तक होगा, ये V बन जाएगा। और इसकी वक्रता त्रिज्या की यदि आप बात करो तो ये O से लेके C1 तक बनेगा वक्रता त्रिज्या, और इसको आप मानोगे R1। ओके, तो ये अपने पास तीन कंडीशन आ चुकी है पहले पृष्ठ के लिए। अब इस पृष्ठ के ऊपर आप अपवर्तन सूत्र को अप्लाई कर दो तो आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी। अपवर्तन सूत्र से अपवर्तन सूत्र यदि आप अप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा? जी हाँ, अपवर्तन सूत्र की बात करें तो अपवर्तन सूत्र कुछ ऐसा होता है n2 बटे प्रतिबिंब दूरी माइनस n1 बटे बिंब दूरी, इक्वल ऊपर वाली राशि सेम रहती है n2 माइनस n1, तो ये होगा n2 माइनस n1 बटे इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बोले तो r1। यानी कि सिंपल शब्दों में बात करूं तो ये होता है एक फॉर्मूला अपवर्तन सूत्र का, हमें इसको इंप्लीमेंट करना है इस पृष्ठ के लिए। और ये जो माध्यम वो n1 है, आगे वाला ये जो माध्यम है इसको आप मान लो n2, कांच वाले का अपवर्तनांक। जी, सबसे पहले आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक। आगे वाले का मतलब जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश कर रही है, n2 अपवर्तनांक है, तो आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक है वो n1 है यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक, जो कि यहाँ पे n2 होगा, बटे आता है प्रतिबिंब दूरी। तो इस पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है वो आपने मानी है, सॉरी यहाँ पे ये v डैश है, वो आपने मानी है v डैश। तो यहाँ पे आएगा बटे में v डैश माइनस पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक, पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक सबसे प्रकाश किरण आ रही है वो होगा यहाँ पे n1 बटे बिंब दूरी। बिंब दूरी आपने इस पृष्ठ के लिए मानी है u, तो यहाँ पे आ जाएगा u, और ऊपर वाली राशि सेम रहती है n2 माइनस n1, यहाँ बन जाएगा n2 माइनस n1, और बटे में इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि आपने r1 मानी है। तो ये हो गया जी अपने पास समीकरण फर्स्ट, जो कि इस पहले लेंस के पहले पृष्ठ के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। अब बात करेंगे दूसरे पृष्ठ की, तो हम दूसरे पृष्ठ को इस प्रकार से लगाएंगे। ये अपने पास एक लेंस का दूसरा पृष्ठ हो गया, लेंस को हमने कंप्लीट कर दिया। तो एक प्रकाश किरण जो M से निकल रही थी
इस प्रकार से जो बी डैश बिंदु पे जाके प्रतिबिंब का निर्माण कर रही थी, अब आप इसको गौर से देखोगे तो ये प्रकाश किरण इस पॉइंट एन पर आकर आपतित होगी, एन पॉइंट पर आकर आपतित होगी। तो ये जो एक और हमने दूसरा प्रश्न लिया है लेंस का, उसका आपने नाम देते हैं पी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्यू डैश और ये हो गया पी डैश। तो आगे वाले प्रश्न का नाम होगा पी क्यू डैश पी डैश। इस पृष्ठ के बिंदु एन पर प्रकाश किरण आपतित हुई है और इस पृष्ठ के लिए जो आपतित किरण है उसका नाम एम एन है, नाम है उसका एम एन। ओके, तो जब एन बिंदु पर प्रकाश किरण का आपतन होगा तो ये एक पृष्ठ हो गया पी क्यू डैश पी डैश, जो कि दो माध्यम को पृथक करता है। इस पृष्ठ के पहले का जो माध्यम है वो तो कांच है यानी कि लेंस हो गया, और आगे वाला माध्यम है वो हवा हो गया। हवा का आपने पहले से अपवर्तनांक n1 मान रखा था, तो इसका भी अपवर्तनांक आपके पास बन जाएगा वापिस से n1। तो पृष्ठ p q डैश p डैश है वो दो माध्यमों को पृथक कर रहा है, जिसमें से पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, सॉरी n2 है, और दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। दूसरे माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है, और पहले माध्यम का मतलब जिससे प्रकाश किरण आती है। ओके, तो अब आप दूसरे पृष्ठ के लिए बात करोगे, बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होगी समझने वाली कि इस पृष्ठ के लिए बिंब दूरी कितना होगा। इस दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब है वो बिंदु ए पे नहीं है, ढूंढेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब कहाँ रखा हुआ होगा। जी, किसी भी पृष्ठ पे यदि आपको बिंब का पता लगाना है तो आप ये देखिए कि वो प्रकाश किरण किस निश्चित स्थान से आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस निश्चित स्थान पर उस पृष्ठ के लिए आपको बिंब मिल जाता है। तो यदि मैं बात करूं इस दूसरे आगे वाले पृष्ठ की, तो आपतित किरण है वो एम एन है। यदि आप इसको पीछे बढ़ाते हो तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल सीधी रेखा में पीछे बढ़ाओगे तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब पीछे बढ़ाने का आपको बिंब नहीं मिलने वाला है। तो इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ आभास हो जाए, बिंब या प्रतिबिंब कुछ बन जाए। तो आगे बढ़ाने पर हमें ऐसा प्राप्त होता है कि बी डैश जो है वहां पे एक प्रतिबिंब है, यही प्रतिबिंब, इसी प्रतिबिंब से ये प्रकाश किरण एम एन आती हुई प्रतीत होगी। तो ये जो बी डैश पॉइंट होगा यहाँ पे इस आगे वाले पृष्ठ का बिंब होगा। जी, यहाँ पे ये वास्तविक बिंब नहीं है, दूसरे पृष्ठ के लिए ये आभासी बिंब है। तो पहले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब बना था वो दूसरे पृष्ठ का बिंब होगा। पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब का कार्य करेगा। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो। ये ठीक वैसी ही परिघटना होती है जैसा बार्बर शॉप में होता, नाई की दुकान में होता। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे दो दर्पण लगे होते हैं अवतल प्रकृति के, और एक दर्पण, दोनों दर्पणों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति की बहुत सारे प्रतिबिंब सामने वाले दर्पण में भी बनते हैं और बहुत सारे प्रतिबिंब पीछे वाले दर्पण में भी बनते हैं। एक्चुअल में दोनों ही दर्पण में शक्ल दिखाई देती है, उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है। तो वास्तव में होता क्या है कि यदि व्यक्ति का मुख इस साइड है तो सामने वाले में उस व्यक्ति का चेहरा होगा। इस दर्पण में जो भी चेहरा बना है, ये प्रतिबिंब जो इस बिंब का था, व्यक्ति का था, ये प्रतिबिंब अब दूसरे दर्पण के लिए बिंब का काम करेगा। जी, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां से आने वाला है, यानी कि यहाँ पे बनने वाला जो प्रतिबिंब था वो अब बिंब बन चुका है इसके लिए, और इस दर्पण से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ जाके आपतित होंगी, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, अब इसका प्रतिबिंब सामने वाले दर्पण के लिए बिंब बनेगा, और इस बिंब का वास्तविक, सॉरी, उस बिंब का एक और प्रतिबिंब सामने वाले दर्पण में बनेगा। फिर ये और प्रतिबिंब बना, ये वापस बिंब बन जाएगा सामने वाले दर्पण के लिए। कहने का मतलब एक दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे वाले के लिए बिंब यानी कि वस्तु का कार्य करता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट सेम कंडीशन यहाँ लागू होती है। एक पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब का कार्य करेगा।
इस चीज को कंठस्थ याद रखें, इसको हम आगे भी बार बार यूज में कर लेने वाले हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, सपोज दैट एक लेंस यहाँ पे है, इस लेंस का प्रतिबिंब सपोज दैट यहाँ पे बना है, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया। इसके आगे आप एक लेंस और काम में लेते हो तो ध्यान रखो कि इसका जो प्रतिबिंब बना था ए बी, यही प्रतिबिंब इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। मतलब एक लेंस का जो प्रतिबिंब होता है, यदि उसके आगे दूसरे लेंस को हमने रख दिया तो यही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम करने लगता है। ओके, तो अब अपने आगे बात करते हैं कि इस दूसरे पृष्ठ का जो बिंब होगा वो आभासी होगा, बी डैश पॉइंट पे होगा। और ये बी डैश पॉइंट जिसकी दूरी को हमने पहले से ही मान रखा था वी डैश, तो ये जो वी डैश दूरी थी वो पहले पृष्ठ के लिए तो प्रतिबिंब दूरी थी, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए यही दूरी बिंब दूरी बन जाएगी। तो दूसरा अपने पास पृष्ठ होगा, पृष्ठ का नाम होगा पी क्यू डैश पी डैश पी क्यू डैश पी डैश के लिए बिंब दूरी की यदि आप बात करते हो, बिंब दूरी यहाँ पे होगा ओ से लेके बी डैश तक की दूरी, जिसको आपने पहले से नाम दे रखा था बी डैश। और यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी की अपने बात करें तो उसके लिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तब अपने दूरी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि एन पॉइंट पर आकर के प्रकाश किरण आपतित होगी, एम एन आपतित किरण होगी दूसरे पृष्ठ के लिए। यदि आप एन पॉइंट की बात करो और इसका अभिलंब खींचने की कोशिश करो तो ये एक गोला जिसका केंद्र बिंदु सपोज दैट यहाँ पे है, तो ये जो केंद्र बिंदु है इसको अपने C2 नाम देंगे, वो दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र बन जाएगा। और इस एन पॉइंट पर खींचा गया जो अभिलंब होगा वो इस वक्रता केंद्र C2 से गुजरेगा। यानी कि एन को आप C2 से मिला दो, मिलाने पर हमें अभिलंब प्राप्त होगा इस एन पॉइंट पर। अब ये जो प्रकाश किरण है Mn, ये कांच से हवा में आ रही है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो उस कंडीशन में यह अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसका अभिलंब कुछ इस प्रकार का हो गया। तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार आएगी और दूर हट करके इस प्रकार चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ इस पॉइंट पर आकर के मिलेगी। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। तो ओ से लेकर के बी तक की जो दूरी है वो प्रतिबिंब दूरी होगा, क्योंकि बी पॉइंट पे प्रतिबिंब का निर्माण होने वाला है। तो ओ से बी तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बी मान लेते हैं। तो दूसरे वाला जो पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के लिए बिंब दूरी तो ओ से लेके बी डैश तक है, जबकि प्रतिबिंब दूरी ओ से लेके बी तक है। तो प्रतिबिंब दूरी होगा वो ओ से बी तक होगा, जिसको आपने वी माना है। उसी प्रकार से दूसरे वाले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता के अंदर C2 पे है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो मान ली जाएगी R2, जो कि O से लेके C2 तक की दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या की अपने यदि बात करें तो वो बन जाएगा O से लेके C2 तक, और ये दूरी मान ली जाएगी R2। तो ये अपने पास कंडीशन आ चुकी है दूसरे पृष्ठ के लिए। तो ये अपने पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे हमने अपवर्तन की व्याख्या की है। कुल मिलाकर के इस स्ट्रक्चर में दो बार अपवर्तन हुआ है। एक बार तो M बिंदु से यहाँ से अपवर्तन हुआ तो प्रतिबिंब हमें नजर आया B डैश पे। अगली बार प्रतिबिंब में अपवर्तन हुआ है N बिंदु से, उसका प्रतिबिंब बना है B बिंदु पे। ओके, तो इस पृष्ठ के लिए वापिस आपके पास तीनों पोजीशन आ गई है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो इस पृष्ठ के लिए आप पुनः अपवर्तन सूत्र अप्लाई कर दोगे। तो अपवर्तन सूत्र से इसमें अपवर्तन सूत्र अप्लाई करना थोड़ा सा कॉमन सेंस भरा है, जरा गौर से देखना। अपवर्तन सूत्र में क्या होता है, सबसे पहले आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ बस गड़बड़ यही होगी कि आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। मैं एक बार क्लियर कर दूं कि
प्रकाश किरण N2 से आ रही थी, यानी कि पीछे वाले माध्यम का अपूर्णांक N2 है, आगे वाले माध्यम में यानी कि हवा में आ रही है जिसका अपूर्णांक N1 है। तो इस दूसरे पृष्ठ के लिए आगे वाले माध्यम का अपूर्णांक N1 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आगे वाले माध्यम का अपूर्णांक लिखते हो, तो यहाँ पे लिखा जाता है N1 बटे आता है प्रतिबिंब दूरी, यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी है वो आपका V है, माइनस यहाँ पे होता है पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ पे पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक है वो N2 है, बटे में आता है बिंब दूरी, और इस पृष्ठ के लिए बिंब दूरी का मान V डैश है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा V डैश इज इक्वल, हम ये जानते हैं कि ऊपर वाली राशि सेम आती है N1 माइनस N2, तो ये हो जाएगा N1 माइनस N2 बटे आता है वक्रता त्रिज्या जिसका मान कैपिटल R2 है। ओके, तो ये बन जाएगा दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का एक्सप्लेनेशन। यदि आपको ये चीज दोबारा से रिवाइज करनी है तो मेरी वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए, वापस से रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आपको आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक लिखना है, बटे में प्रतिबिंब दूरी आनी चाहिए, माइनस पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक बटे में बिंब दूरी आना चाहिए, इज इक्वल ऊपर वाली राशि सेम आती है N1 माइनस N2, तो N1 माइनस N2 बटे उस दूसरे वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। दैट्स ऑल। आपकी जो मुख्य समस्या थी समीकरण नंबर 2, इसके अलावा इस टॉपिक में कहीं कोई समस्या नहीं आती। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो अपना फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब आप समीकरण 1 व 2 को जोड़िए। तो समीकरण 1 व 2 के जोड़ने से एक और 2 को यदि आप जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, N2 बटे V डैश माइनस N1 बटे U प्लस कर देना है, बराबर से पहले के दोनों पदों को पहले जोड़ दो, बराबर लगाएंगे, बराबर के बाद के दोनों पदों को बाद में जोड़ देंगे, तभी आप इसको ऐड कर दो। N1 बटे V समीकरण 2 में लिखा हुआ ये माइनस N2 बटे V डैश इज इक्वल हो जाएगा ये पद N2 माइनस N1 बटे R1 और प्लस कर देना है N1 माइनस N2 बटे R2। इसको आप सोल्व कीजिए तो ये पहला और चौथा पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाले वैल्यू को आप पहले लिख लो, N1 बटे V माइनस N1 बटे U इज इक्वल, साथ में आप यहाँ पे क्या करोगे कि ऊपर वाला पद है N2 माइनस N1, ये पद है N1 माइनस N2, यदि मैं दूसरे पद में माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी N2 माइनस N1 बन जाएगा। तो इस दूसरे पद में मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये है N2 माइनस N1 बटे R1, तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा N2 माइनस N1 बटे R2। कुछ ऐसा सिस्टम बन गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से N1 कॉमन आ रहा है, N1 कॉमन आ रहा है तो ये N1 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 बटे V माइनस 1 बटे U, 1 बटा V माइनस 1 बटे U इज इक्वल क्या आएगा, ऊपर वाला पद N2 माइनस N1 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 कॉमन के रूप में, और क्या बचेगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। ये कंडीशन आपके सामने निकल के आने वाली है। ओके, अब आप क्या करोगे, N1 को इधर लेके आ जाओ, N2 माइनस N1 के भाग में लगा दो, तो ये बन जाएगा 1 बटा V माइनस 1 बटे U इज इक्वल, N1 को इसके भाग में लगाओगे N2 माइनस N1 बटे N1, और आपका गुणा में वैल्यू है 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। ओके, N1 का भाग N2 के भी साथ भी है और N1 का भाग N1 के साथ भी है, तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, तो N2 बटे N1 बन जाएगा, ये N2 बटे N1 माइनस N1 बटे N1 मतलब 1 हो जाएगा, और गुणांक पद है आपका 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2।
ऐसा कुछ अपने पास समीकरण निकल के आ गया। तो n2/n1 को आप क्या कह सकते हो, n21 कह सकते हो। तो ये अपने पास फाइनल पद ये बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल n21 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, और ये समीकरण नंबर 3 अपने पास आ चुकी है। अब हम इसमें जो एक आरबीएससी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था उसको थोड़ा सा और आगे इंप्लीमेंट करते हैं। हालांकि एक समीकरण आ चुकी है अपने पास लेंस मेकर सूत्र की, अब इसको फाइनली प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि लेंस मेकर सूत्र की सहायता से लेंस समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। और लेंस समीकरण में बता दूं कि लेंस समीकरण क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें लेंस मेकर सूत्र की सहायता से लेंस समीकरण को भी प्राप्त करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो अपने पास लेंस समीकरण का एक छोटा सूक्ष्म रूप आया है उससे हम ये सूत्र भी प्राप्त करेंगे, और उसके पश्चात लेंस समीकरण का एक फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हमें प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो अपना बिंब था बिंदु ए पर, इस बिंब को आप मान लो अनंत पे, मतलब बिंब जो दूरी है वो अनंत हो जाए, यानी कि u का जो मान है वो इंफिनिटी हो जाए। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बिंब को यदि आपने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब बनता है फोकस बिंदु पर, फोकस तल पर। मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी के तुल्य निकल के आती है, क्योंकि प्रतिबिंब फोकस बिंदु या फोकस तल पे बनता है। तो प्रतिबिंब दूरी v का मान कितना बन जाएगा, फोकस दूरी स्मॉल f के तुल्य बन जाएगा। और इस लेंस की जो परिणामी फोकस दूरी है, मुख्य फोकस दूरी है, उसको आप स्मॉल f मान लेते हो। तो हमने यहां से क्या कहा कि यदि बिंब को आपने अनंत पे रखा यानी कि u बराबर इन्फिनिटी हो, तो v का जो मान होगा वो आपका कितना बनेगा, स्मॉल f होगा। ये कंडीशन हमें प्राप्त होगी। तो ये दोनों u और v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका ये लेंस समीकरण भी आ जाएगा और लेंस मेकर सूत्र का फाइनल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो ये केस आप किस प्रकार से तैयार करोगे, इसके लिए आप वैल्यू पुट कर दो u और v की, तो ये बन जाएगा 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल n21 माइनस 1, और गुणांक में आपका पद है 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा कुछ अपने पास वैल्यू निकल के आया है। तो 1/इंफिनिटी तो 0 बन गया, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर n21 माइनस 1, और यहाँ पे अपने पास होगा 1/r1 माइनस 1/r2, और ये समीकरण नंबर 4 आपका लेंस मेकर सूत्र बन के आया है। और 3 और 4 की तुलना कर लीजिए, 3 और 4 की तुलना से बराबर के बाद के दोनों पद आपस में बराबर है, तो पहले वाले भी आपस में बराबर होंगे। तो 3 और 4 की तुलना करोगे तो 1/f का जो मान होगा वो 1/v माइनस 1/u के तुल्य हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बन जाएगा। समीकरण नंबर 5 जो कि आपका लेंस समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण नंबर 4 लेंस मेकर सूत्र को प्रदर्शित करती है, इसको आप कंठस्थ याद रखोगे। और समीकरण नंबर 5 लेंस समीकरण को प्रदर्शित करती है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध दर्शाने वाला समीकरण लिखिए दर्पण के लिए, तो आप लिखोगे r बराबर 2f, क्योंकि ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य रिलेशन बताता है। लेकिन r और f के मध्य रिलेशन किसी लेंस के लिए पूछ लिया जाए कि लेंस के लिए आप r और f के मध्य रिलेशन लिखिए, उस केस में आपको लेंस मेकर सूत्र लिखना होता है। लेंस मेकर सूत्र जो कि किसी भी लेंस के लिए चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी के मध्य संबंध को भी दर्शाता है। तो ये था अपने पास लेंस मेकर सूत्र जिसका मान निकल के आया 1/f बराबर n21 माइनस 1 into 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे
लेंज समीकरण की व्युत्पत्ति की, आवर्धन क्षमता की। ओके, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कंठस्थ याद करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।